Hello guys, welcome back to the Ratan's Ayurveda. I am Ratan, welcoming you all to our अष्टांग हृदय सीरीज। तो अष्टांग हृदय सीरीज स्टार्ट किया था हम लोगों ने और स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही धमाकेदार तरीके से फिनिश किया था। और अब हम लोग 5वें अध्याय यानी कि द्रव्य द्रव्य विज्ञानी अध्याय की तरफ बढ़ चले हैं। और इसमें भी कुछ लेक्चर हो चुके थे और उसमें हम लोगों ने बेसिकली वाटर रिलेटेड हम लोगों ने चर्चा की थी कि कौन कौन से टाइप का वाटर होता है, कि समुद्र जल पे, गंगा जल पे, इन सब चीजों पे हम लोगों ने चर्चा की थी। और अभी हम लोग बढ़ चले हैं दुग्ध वर्ग की तरफ, यानी कि आज हम लोग क्वालिटीज ऑफ मिल्क पे चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। तो क्वालिटीज ऑफ मिल्क पे चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो क्वालिटीज ऑफ मिल्क में देखो क्या बताया गया है वाघ भट्ट जी द्वारा। स्वादुपाक रसम स्निग्धम ओजस्यम धातुवर्धनम वात पित्त हरम वृश्यम श्लेष्मलम गुरु शीतलम प्रायः प्रयोग। तो देखो कितना आसानी से 2 लाइन में इन्होंने क्वालिटीज ऑफ मिल्क को एक्सप्लेन किया है। तो देखो रस एवं पाक मधुर बताया है। पाक यानी कि विपाक, विशिष्ट पाक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मिल्क का जो रस एवं पाक जो होता है वो मधुर होता है। साथ ही दुग्ध की क्वालिटी जो बताई है वो स्निग्ध बताई गई है। ओज एवं रस आदि धातु वर्धक होता है, यानी कि रस के साथ साथ अन्य भी धातुओं की वृद्धि करता है। साथ ही वात पित्त सामक होता है, तो वात पित्त को कम करेगा, वात पित्त सामक की कैटेगरी में आता है। शुक्र वर्धक होता है, तो देखो रस आदि धातुओं की वृद्धि करेगा, साथ ही शुक्र धातु की भी वृद्धि करेगा। श्लेष्म वर्धक होता है, यानी कि कफ को इंक्रीज करेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है वात पित्त सामक होता है, वात पित्त को कम करेगा। श्लेष्म वर्धक यानी कि कफ की वृद्धि करेगा, कफ की वृद्धि करेगा। साथ ही फिर देखो और क्या क्या क्वालिटी बताई गई है। गुरु होता है, मिल्क होता है, और इसके साथ साथ शीतल भी होता है, यानी कि हैवी भी होता है, और साथ ही शीतल यानी कि कोल्ड नेचर का भी होता है। तो ये क्वालिटीज ऑफ मिल्क बताया गया है। अब एक एक करके हम लोग एक एक जानवरों के बारे में कि कौन से जानवर के मिल्क में कौन सी क्वालिटी होती है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्वालिटीज ऑफ काउ मिल्क से स्टार्ट करते हैं कि काउ मिल्क की क्वालिटीज क्या होती है। तो लिखा है अत्र गव्यम तु जीवनीयम रसायनम। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वालिटीज ऑफ मिल्क में। तो देखो कौन कौन सी क्वालिटीज बताई गई है। सबसे पहले बताया गया है जीवन देने वाला होता है। वाह अद्भुत, जीवन देने वाला होता है यानी कि लाइफ को सस्टेन करेगा। सस्टेन लाइफ, जीवनदायी यानी कि लाइफ को सस्टेन करेगा। रसायन यानी कि रिजुवेनेशन, यानी कि जो भी लोग बूढ़े वगैरह होते हैं वो लोग रसायनों का प्रयोग करते हैं। जैसे चौमप्राश एक रसायन है, वैसे काउ मिल्क भी एक रसायन है। यानी कि इसके नित्य सेवन से व्यक्ति जो होता है वो एजिंग प्रोसेस जो होती है वो स्लो स्लो डाउन हो जाती है। तो ऐसी चीजों को रसायन बोलते हैं। तो एज ए रसायन भी वर्क करता है। साथ ही क्या है, छत छीड़ रोगियों के लिए हितकर, हितकर माना गया है। छत छीड़ रोगियों यानी कि किसी भी व्यक्ति को इंजरी वगैरह हुई है, तो इंजरी वगैरह की बात कर रहा है यहाँ पे। वो चेस्ट इंजरी वगैरह भी हो सकती है। तो छत छीड़ रोगियों के लिए हितकर माना गया है। मेध्य यानी कि इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंसी की बात कर रहा है, यानी कि दिमाग बढ़ाएगा। बल्य यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो इंटेलिजेंसी के साथ साथ जो होगा ये बॉडी की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेगा। साथ ही फिर क्या लिखा है, स्तन्यकर यानी कि ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाता है। स्तन्यकर यानी कि ब्रेस्ट मिल्क को भी इंक्रीज करता है ये काउ मिल्क। तो इतनी सारी चीजें हो गया। फिर क्वालिटीज और क्या 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 है देख लेते हैं। तो सर बताया गया है। सर यानी कि मोबाइल होता है। मोबाइल यानी कि पूरे बॉडी में अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड इन होल बॉडी, तो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा मोबाइल नेचर की वजह से। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि ये क्या जो गाय का दूध होता है वो क्या होता है कि बहुत सारे रस आदि धातुओं की वृद्धि करता है, साथ ही शुक्र धातुओं की भी वृद्धि करता है। तो कैसे कर पाता है ये सारी वृद्धि, क्योंकि ये मोबाइल होता है, इसका नेचर होता है पूरी बॉडी में फैल जाता है और हर जगह तर्पण का काम करता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। और देखो क्या क्या है इधर इधर, इतने सारे क्वालिटी लिखे गए हैं। श्रम यानी कि थकान की बात कर रहा है कि
थकान को दूर करेगा। साथ ही भ्रम यानी कि चक्कर वगैरह आ रहा है किसी पेशेंट को, तो ऐसी अवस्था में भी काउ मिल्क सहायक होता है। मद यानी कि किसी को टॉक्सिसिटी हो गया किसी पर्सन को, तो उसमें भी ये काउ मिल्क जो होता है वो हेल्प करेगा। और लक्ष्मी यानी कि गरीबी की अवस्था में भी काउ मिल्क हेल्प करता है। तो अलक्ष्मी में कैसे क्वेश्चन आता है, अलक्ष्मी में कैसे हेल्प करता है? तो देखो पुराने जमाने में हम लोग की भारतीय परंपरा रही है कि हर घर में गाय रखा जाता था। तो गाय से हमें क्या क्या मिलता है? हमें दूध मिलता है, गाय से गौमूत्र मिलता है, गाय से गोबर मिलता है। तो ये हर घर में ये मिलता रहता था, और इससे व्यक्ति की रोजी रोटी भी चलती रहती थी। तो इस तरह ये माना जा सकता है कि अलक्ष्मी में भी गाय जो है एक तरीके से सहायता प्रदान करती है। और दूध जो होता है उसको मतलब आस पड़ोस में बेच बेच के भी पैसे कमाए जा सकते हैं, धन थोड़ा बहुत अर्जित किया जा सकता है, अपना जीवन चलाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे अलक्ष्मी में हेल्प करना लिखा हुआ है। तो देखो कितना साइंटिफिक तरीके से वाग्भट जी ने इसको कनेक्ट किया है। साथ ही देखो श्वास के रोगियों के लिए भी हितकर माना गया है। काश यानी कि कफ वगैरह अगर किसी पर्सन को हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी काउ मिल्क जो है वो हितकर माना गया है। भूख प्यास की बात करें तो किसी व्यक्ति को अधिक भूख लग रहा है या अधिक प्यास लग रहा है, तो अगर उसको काउ मिल्क दे दिया जाए, काउ मिल्क प्रोवाइड किया जाए, तो कुछ हद तक उसे राहत मिलेगी। जीर्ण ज्वर यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन फीवर की बात कर रहा है। लॉन्ग ड्यूरेशन फीवर, अगर फीवर जो है वो लंबे समय तक बना रह रहा है, तो ऐसी अवस्था में क्या है, काउ मिल्क जो होता है वो कारगर होता है। मूत्र कृच्छ यानी कि डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। चलो इधर पीछे हो गया है, थोड़ा सा दिखा देता मैं। यहाँ देख लो जीर्ण ज्वर जो हो गया वो लॉन्ग ड्यूरेशन फीवर में हेल्पफुल रहता है। मूत्र कृच्छ यानी कि अगर डिफिकल्टी इन यूरिनेशन हो रहा है, तो भी जो काउ मिल्क जो होता है वो हेल्पफुल होता है। साथ ही रक्त पित्त की कंडीशन यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अगर किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो ऐसी अवस्था में भी जो काउ मिल्क जो होता है वो हेल्पफुल होता है। तो इन सारी चीजों का नाश करता है। श्रम भ्रम मद अलक्ष्मी श्वास काश भूख प्यास हो गया, जीर्ण ज्वर हो गया, मूत्र कृच्छ हो गया, रक्त पित्त हो गया, ये सारी अवस्था में ये काउ मिल्क जो होता है वो हेल्पफुल रहता है। तो ये तो बात हो गई काउ मिल्क की। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, क्वालिटीज ऑफ बफेलो मिल्क। तो बफेलो मिल्क की क्वालिटी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या बताया गया है, देखो जिनकी जठराग्नि तीव्र हो गई है या जिन्हें अनिद्रा है, उनके लिए भैंस का दुग्ध हितकर बताया गया है। तो जिसकी जठराग्नि तीव्र हो गई है यानी कि, रुको बता रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति की डाइजेस्टिव फायर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या फिर उसे अनिद्रा की समस्या है यानी कि इंसोम्निया, या तो डाइजेस्टिव फायर व्यक्ति की बढ़ गई है या इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा की कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या है, भैंस का दूध जो है वो है बफेलो मिल्क जो है वो हम लोग प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, और वो उनके लिए सदा हितकारी रहता है। फिर गाय के दूध, जो भैंस का दूध है ये गाय के दूध से ज्यादा गुरु एवं शीतल होता है। तो भैंस के दूध तीव्र जठराग्नि एवं अनिद्रा की स्थिति में तो सहायता करते ही हैं, साथ ही इनकी क्वालिटी क्या होती है, तो ये गाय के दूध से भी ज्यादा गुरु होते हैं एवं शीतल होते हैं। अब क्वालिटीज ऑफ गोट मिल्क की बात कर लेते हैं। तो देखो क्वालिटीज ऑफ गोट मिल्क क्या बताया गया है। तो देखो बताया गया है बकरी जो है वो थोड़ा जल पीती है, यानी कि जल जो है वो कम पीती है बकरी। साथ ही व्यायामशील होती है, यानी कि शारीरिक रूप से क्या होती है बकरी, वो हमेशा कूदते फांदते रहती है, दौड़ते रहती है, छलांग लगाते रहती है। तो एक तरीके से जो बकरी होती है वो व्यायामशील होती है। फिर इसके साथ साथ क्या क्या करती है, ये कटु तिक्त पत्तियों का सेवन करती रहती है। तो इसके कारण क्या होता है, इसका जो दूध होता है वो लघु लघु होता है।
तो देखो, एक तो जल कम पीती है, क्वेश्चन ये आता है कि बकरी का दूध जो होता है वो लघु क्यों होता है। तो देखो, तीन रीजन यहाँ पे वाघभट जी ने बताए हुए हैं। एक तो ये जल कम पीती है, साथ ही व्यायामशील शील होती है, हमेशा बकरी को देखे होगे कि हमेशा कूदते फादते रहती है इधर से उधर। साथ ही कटु तिक्त पत्तियों का सेवन करती है, तो जिसके कारण इसका जो दूध की क्वालिटी होती है, मिल्क की क्वालिटी होती है, वो लघु होती है। फिर ये इसकी बात कर लेते हैं कि डिजीज की कौन कौन से डिजीज में सहायक होती है। तो सोस, सोस यानी कि राज्य क्षमा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेट कर सकते हैं। तो देखो, ट्यूबरकुलोसिस की स्थिति में ये सहायक होगा, हेल्पफुल होगा बकरी का जो दूध हो गया। साथ ही ज्वर यानी कि फीवर वगैरह अगर किसी पर्सन को हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में भी गोट का मिल्क दिया जा सकता है। फिर श्वास यानी कि अस्थमा लाइक कंडीशन, या कोई भी श्वास से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है, तो ऐसी अवस्था में भी गोट का जो मिल्क है उसे दिया जा सकता है। फिर रक्त पित्त की कंडीशन, तो रक्त पित्त मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहे हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब एग्जाम्पल की बात करो तो देखो, डेंगू में भी ये बहुत सहायक होता है। डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट गिर जाता है, प्लेटलेट गिर जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग व्यक्ति की स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं उन सबको रोकने के लिए क्या है, बकरी का मिल्क जो होता है, गोट मिल्क जो होता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। फिर अतिसार यानी कि डायरिया अगर किसी पर्सन को हो रहा है, अगर डायरिया लाइक कंडीशन है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, गोट मिल्क हेल्पफुल होता है। और ये सारे बीमारियों को ये नष्ट करता है। सोस हो गया, ज्वर हो गया, श्वास हो गया, रक्तपित्त हो गया, अतिसार हो गया। तो इन सारी चीजों को जो होता है वो नष्ट करता है गोट मिल्क। चलो, गोट मिल्क तो हो गया, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखो, क्वालिटीज ऑफ कैमल मिल्क की बात कर रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। गाय के मिल्क पे चर्चा कर ली, बफेलो के मिल्क पे चर्चा कर ली, गोट के मिल्क पे चर्चा कर ली। अब कैमल का भी मिल्क देख लेते हैं कि कैमल के मिल्क की क्या क्या क्वालिटी होती है। तो कैमल का मिल्क जो होता है वो क्वालिटी वाइज जो होता है वो रुक्ष माना गया है। तो क्वालिटी वाइज जो होता है वो कैमल का मिल्क रुक्ष माना गया है। रुक्ष मतलब ड्राई माना गया है। उष्ण, उष्ण के साथ साथ क्या है, लवण रस युक्त माना गया है। तो रुक्ष हो गया, उष्ण हो गया और लवण हो गया, लवण रस युक्त माना गया है ऊटनी का दूध। फिर और क्या क्या है, दीपन लघु यानी कि, रुको, दीपन लघु माना गया है, यानी कि डाइजेशन जो है वो बढ़ाएगा। तो रुक्ष हो गया, उष्ण हो गया, लवण रस युक्त हो गया, दीपन लघु यानी कि डाइजेशन जो हो गया वो बढ़ाएगा। क्योंकि लघु होता है नेचर में और इजीली डाइजेस्टेबल होता है, तो डाइजेशन इसका प्रॉपर होगा और डाइजेस्टिव फायर को भी प्रबल करेगा। साथ ही वात रोगों में हेल्पफुल होगा, वात रोगों में हेल्पफुल होगा, साथ ही कफज रोगों में भी हेल्पफुल रहेगा। तो वात और कफ का नाश करेगा। वात और कफ अगर बढ़ गया है किसी पर्सन में, तो ऐसे व्यक्ति को कैमल का मिल्क जो होगा वो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अनाह मतलब क्या हो गया, पेट फूलना। अनाह की कंडीशन में भी जो है वो कैमल मिल्क हेल्पफुल रहता है। क्रीमी रोग यानी कि मतलब वॉर्म्स वगैरह अगर लग गए, वॉर्म्स वगैरह अगर की कंडीशन देखने को मिल रही है, अगर वॉर्म्स वगैरह अगर आ गए हैं, तो ऐसी अवस्था में भी जो है कैमल का मिल्क जो होता है वो हेल्पफुल होता है। सोफ, सोफ या इसको सोथ बोल लो, या एडिमा बोल लो। तो सोफ, सोथ या एडिमा लाइक कंडीशन में भी जो होता है वो कैमल का मिल्क मिल्क हेल्पफुल रहता है। उधर रोग यानी कि स्टमक वगैरह से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर है, तो ऐसी अवस्था में भी कैमल मिल्क हेल्पफुल होता है।
अर्श की कंडीशन यानी कि पाइल्स लाइक कंडीशन अगर है तो भी जो है वो कैमल मिल्क हेल्पफुल होता है। तो देखो आज हम लोग दुग्ध की चर्चा कर रहे थे और हम लोग गो दुग्ध की चर्चा हो गई, भैंस की दुग्ध की चर्चा हो गई, बकरी के दूध की चर्चा हो गई और कैमल मिल्क यानी कि ऊँटनी के दूध की चर्चा हो गई। तो ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी दुग्ध दुग्ध वर्ग है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर लेंगे। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।